हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज़ बेसिकली यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी है किसी भी टारगेट तक उसको पहुंचाने में, और जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन से उनको परफॉर्म करने में या किसी भी सॉलिड के अंदर आयन को फिट करने में, तो साइक्लोट्रॉन का यूज़ करेंगे और इसके लिए हम चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करेंगे। बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इससे हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। साइक्लोट्रॉन के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। इसमें ये D1 और D2 दो डी शेप के मेटेलिक डीज होती हैं जो होलो होती है, अंदर से खाली होती है। किस तरह से खाली होती है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक डी बनाई है कागज़ की, जिसको अंदर से खाली कर दिया है। तो इस तरह की दो डीज जो होती हैं वो D1 और D2 है। यहाँ पर N और S दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है। तो इस तरह से एरोज़ बनाए हुए हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ पोल के अंदर जा रही है। इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा दोनों डीज को, D1 और D2 को। D1 को इस तरह से कनेक्ट किया और D2 को यहाँ इससे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया है। बीच में ये S दिख रहा है, ये सोर्स है जो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है। जो मैंने आपको दोनों डीज दिखाई है, D1 और D2, इस तरह से दोनों होलो डीज हैं। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में से पेपर को कट किया गया है। तो इस तरह की मेटेलिक डीज हैं, मेटल की बनी हुई डीज हैं, और इनको इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से इस फील्ड में प्लेस किया जाता है कि इनकी जो ये डायमेट्रिक एजेस हैं, ये जो एजेस हैं डायमीटर वाली डायमेट्रिक जो एजेस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल रहें और उनके बीच में थोड़ा गैप रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहे जहाँ पर हम सोर्स को रखेंगे। और इस पोर्शन के मतलब जो ये इस तरह का जो डी अरेंजमेंट किया हुआ है, इसके ऊपर और नीचे की तरफ यानी परपेंडिकुलर, आप देखिए हाथ रख रही हूँ तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया जाता है। जो ये N और S जो मैग्नेट्स लगी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये इन डीज के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे की तरफ, यानी डी तो इस तरह से रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। हम इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले इस तरह का अरेंजमेंट करने के बाद में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को इस तरह से सेट किया जाता है कि D1 प्लेट पॉजिटिव, D1 जो D है वो पॉजिटिव और D2 नेगेटिवली चार्ज हो जाए। यानी कि ये जो सरफेस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सरफेस आ जाएगी और ये जो D का एज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सरफेस आ जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि HFA को हमें, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को हमें सेट करना है, इस तरह से सेट करना है कि किसी भी टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाए। तो ये जो हिस्सा होगा, एज जो होगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी और ये नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी। तो हमें पता है कि इस तरह से जब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में डेवलप होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सोर्स से उत्पन्न हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। परंतु ये जो डीज हैं, ये दोनों डीज अंदर से खाली हैं और अगर ये डी अंदर से खाली है तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, होलो डीज हैं ये। तो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डीज। ड्यू टू दैट रीज़न ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था जो कि नेगेटिवली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, ये इस तरफ जाएगा। सपोज़ ये V1 वेलोसिटी से इस तरफ एंटर होता है तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग नहीं रहा, यानी कि ये जाना तो सीधा चाहिए था, बट हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा रखी जो कि परपेंडिकुलर है इन डीज के, यानी कि इस पर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा B। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है कि अगर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं इजीली, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होता है और
कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है। तो वही रीज़न होगा कि ये चार्ज पार्टिकल जाना तो सीधा चाह रहा था, पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा और इस तरह का सर्कुलर पाथ बनाएगा, यानी कि एक ऐसा सेमी सर्कल पाथ जो है वो बनाएगा और मुड़ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन को आप इजीली राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं नीचे की तरफ है और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन मेरे अंगूठे की तरफ है। तो जो मेरी पाम की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स रखा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें फोर्स हमें मिल रहा है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन हर बार डाइवर्ट होती जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा तो इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट पर फिर से आप पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन को बताइए, तो ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे इस तरह से ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता हुआ यहाँ पर पहुँचता है, इस पॉइंट पर पहुँचता है, यानी सेंटर में आ जाता है दोनों डीज के, उसी समय हमने फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को इस तरह से सेट किया हुआ है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इन दोनों प्लेट्स के बीच में पहुँचता है उसी समय, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। और जब इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज होती है, यानी ये नेगेटिव प्लेट बन गई, ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, जैसा कि प्रीवियस डायग्राम में ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, डी की बात कर रही हूँ, ये पॉजिटिव D1 जो थी वो पॉजिटिव थी, D2 नेगेटिव थी। लेकिन क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है तो उसी समय जब ये चार्ज पार्टिकल बीच में पहुँचता है पोलैरिटी चेंज होती है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि इनकी डी की पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। तो अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरह का सेमी सर्कुलर पोर्शन पार करते हुए यहाँ पर आया था सेंटर में, अब वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल एक ज़्यादा वेलोसिटी से इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और जिस वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी v1 थी, हमने v1 लिखी थी, तो अब यहाँ पर जब ये इसके अंदर एंटर होगा तो ये कुछ वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, कुछ ज़्यादा वेलोसिटी को गेन करेगा और एनर्जी को गेन करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस डी के अंदर एंटर हो जाएगा। और जैसे ही ये इस डी के अंदर एंटर होगा, इसकी डायरेक्शन ये है v2 आने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो अगेन इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर से आप राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए तो आपको मिलेगा कि इसकी डायरेक्शन जो अगेन सेमी सर्कुलर पाथ को ये इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और इस तरह से पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा। और फिर से ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट किया हुआ है। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल दोनों प्लेट के बीच में पहुँचेगा, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी और ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से इसके अंदर रोटेट होगा और वेलोसिटी को गेन करता जाएगा। इस तरह से जो HFO हमने लगा रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है, वो एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद में अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करेगा दोनों D1 और D2 पर, और चार्ज पार्टिकल जो है D1 से D2, D2 से D1, D1 से D2 इस तरह से जंपिंग करता हुआ एक सर्कुलर इस तरह का स्पाइरल मोशन करते हुए अपनी रेडियस को इंक्रीज़ करते हुए बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन कर देगा। और फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी जब उसकी रेडियस जो है, इस ऑर्बिट की रेडियस लगभग d की जो रेडियस है उसके इक्वल हो जाएगी। तब एक रिफ्लेक्टर के थ्रू उसको किसी भी टारगेट पर, देखिए इस तरह से यहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिए हुए है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है अब इसके स्पेस तो मिल नहीं रहा है घूमने के लिए, तो अब उसको किसी भी डिफ्लेक्टर की हेल्प से किसी भी टारगेट को जहाँ हमें इसको पहुँचाना है, जिस टारगेट को हमें ब्रेक करना है, वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाएगा। हमें पता है चार्ज पार्टिकल जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करता है और उस चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm, उसकी वैल्यू हो जाएगी QVB, क्योंकि फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B और V क्रॉस B, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो QVB sin 90 और sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी QVB। तो इतना फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करता है जब वो किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये तो हो जाएगा QVB इसका मैग्नेटिक फोर्स। अब चार्ज पार्टिकल
इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सपोज हम उसको Fc से रिप्रेजेंट करें तो वो कितना होगा, mv²/r। ये हमने किसी वेलोसिटी और किसी रेडियस के लिए लिया, मतलब चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी और किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो इससे हम एक r की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r = mv/qb। तो इस रेडियस से चार्ज पार्टिकल सर्कल के अंदर मूवमेंट करेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टाइम टेकन टू कवर दी सेमी सर्कुलर पाथ, यानी कि चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना टाइम लगा रहा है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज पार्टिकल चाहे इस ऑर्बिट में जाए, चार्ज पार्टिकल चाहे इस ऑर्बिट में जाए, या चार्ज पार्टिकल चाहे इस ऑर्बिट में जाए, चार्ज पार्टिकल जो है सेम टाइम पर पहुँच रहा है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को इस तरह से सेट कर रखा है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो फिक्स टाइम के अंदर पहुंच रहा है, टाइम फिक्स है। तो क्यों, और टाइम फिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस इंक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, फिर से यहाँ रेडियस इंक्रीज़ हो गई तो वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल की इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर फिर से अगर रेडियस इंक्रीज़ हो गई ये वाली तो वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल की इंक्रीज़ हो गई। तो हर ऑर्बिट के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि सपोज इस ऑर्बिट के अंदर v1 वेलोसिटी, इसके अंदर v2 वेलोसिटी है, तो v2 वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन v1। तो इस तरह से वेलोसिटी बार बार इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये हमने एक जनरल रेडियस निकाल दी किसी भी वेलोसिटी के लिए। अब कितना टाइम लग रहा है इस सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में। अभी हम सेमी सर्कुलर पाथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक जाने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, तो हमें पता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की और किस वेलोसिटी से कवर की, और डिस्टेंस क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। जो भी हमने सेमी सर्कल लिया उसकी सरकमफ्रेंस, और सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, πr। और सपोज उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, तो टाइम = πr/v। सपोज इस टाइम को मैं t से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो t = πr/v हो जाएगा। अगर हम चार्ज पार्टिकल की इस वेलोसिटी को एक पूरे ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो पूरे ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे ऑर्बिट के अंदर जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी πr/2πr/v, क्योंकि उस केस में वो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगी टाइम पीरियड t के लिए वो हो जाएगी 2πr, एक यहाँ से स्टार्ट होके फिर से यहाँ तक पहुँचना। तो 2πr सर्कमफ्रेंस कवर करेगा, या कितनी सर्कमफ्रेंस होगी वो 2πr होगी किसी पर्टिकुलर रेडियस और वेलोसिटी के लिए। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप r की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो r की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा 2π/v, और r हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया mv/qb। v से v कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2πm/qb। तो इतना टाइम पीरियड लगेगा उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में। और ये जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिला है 2πm/qb। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम पीरियड वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं भी वेलोसिटी और रेडियस इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये टाइम पीरियड वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे पार्टिकल किसी भी ऑर्बिट में हो, किसी भी रेडियस में हो और किसी भी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा हो, पर उसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा और उसकी वैल्यू होगी 2πm/qb। ये ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल और मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल अगर आप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम पीरियड चेंज होगा, पर अगर हम एक ही चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा 2πm/qb। तो इस तरीके से टाइम पीरियड अगर अपन ने कैलकुलेट कर दिया है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, दैट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2πm/qb, तो ये वैल्यू हो जाएगी qb/2πm, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी qb/2πm। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल उस लास्ट रेडियस में पहुंचा था, यानी कि उसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी थी, आर मैक्सिमम, जो डी के बिल्कुल साइड पर पहुंच गया था, वो रेडियस कितनी है। तो मैक्सिमम रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे। तो आर मैक्सिमम हमें निकालना है, दिस इज़ मैक्सिमम रेडियस। और आर मैक्सिमम के लिए आर का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर हम वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम लगा देंगे v maximum/qb।
हमने पहले R = mv/qb फार्मूला निकाला था, वो किसी भी रेडियस के लिए निकाला था, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम रेडियस के लिए फार्मूला लेना है तो हम ले लेंगे R मैक्सिमम, और यहाँ पर हम वेलोसिटी को भी, क्योंकि R मैक्सिमम तभी होगा जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करेगा। इस फॉर्मूले से हम v मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। तो v मैक्सिमम की वैल्यू यानी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, qb r मैक्सिमम अपॉन m, ये हमारी v मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से उस बिल्कुल लास्ट d की जो रेडियस है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम रेडियस पर पहुंच गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो ई मैक्सिमम यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी चार्ज पार्टिकल की, फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो v² की जगह हम v मैक्सिमम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो इट इज़ इक्वल्स टू ½ m, और v मैक्सिमम स्क्वायर ऊपर हमने v मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट की है, qb r मैक्सिमम अपॉन m, तो ये ई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी। स्क्वायर भी करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इट इज़ इक्वल्स टू, हम इसको कुछ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक इस फॉर्म में हमने लिख दिया ½ b² r मैक्सिमम स्क्वायर q²/m, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ई मैक्सिमम को। तो इस फॉर्मूला जो मैंने लास्ट में ये फॉर्मूला लिखा है, जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं, कोई एक साइक्लोट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं कि ई मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन के लिए ई मैक्सिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q²/m, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन के लिए ये निश्चित होगा, फिक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया है वही होगा, तो ये सभी वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट हो जाएंगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q²/m एनर्जी जो होगी उसकी, साइक्लोट्रॉन जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी q²/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। q क्या है, चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, और मास ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि इस फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो इस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। हम इसको थोड़ा और अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हम फॉर्म्स चेंज करना चाहते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी जो ली थी f, वो हमने कैलकुलेट की अभी qb/2πm, ये फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की थी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ f², तो इट विल बी इक्वल टू q²b²/4π²m², ये स्क्वायर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। और अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से f² इंटू π², ये π² इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो q²b²/4m², इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें ई मैक्सिमम को किसी और टर्म में भी कैलकुलेट करना है। देखिए किस टर्म में, फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो ई मैक्सिमम हमारा फॉर्मूला है ½ m q²b², मैं इस फॉर्मूले की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने ये स्क्वायर वाला जो है इसको सभी पर अप्लाई कर दिया है। तो ½ m q²b² r मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन m², इसको स्क्वायर को हमने ये स्क्वायर सभी टर्म पर अप्लाई कर दिया तो हमें ये टर्म मिलेगी। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दें, 2 मैं अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से डिवाइड भी करूँगी, क्यों कर रही हूँ अभी बताती हूँ आप लोगों को। b² r मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 × 2m², ये हमें मिलेगा। अभी क्या हुआ, ये 2 तो था ही यहाँ पर, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया और एक नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, कोई चेंज होना नहीं है। लेकिन क्यों किया, क्योंकि हमें f² π² q²b²/4m² जो इसमें आ रहा है, q²b²/4m², ये जो फैक्टर आ रहा है, दिस फैक्टर q²b²/4m², ये जो फैक्टर आ रहा है, इसको ईजिली हम क्या लिख सकते हैं, f² π² लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी वांट टू कैलकुलेट एनर्जी, तो ये हो जाएगा 2m r मैक्सिमम स्क्वायर 2m r मैक्सिमम स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को हमने क्या लिख दिया, π² f²। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एनर्जी है पार्टिकल की, ये इस मैक्सिमम एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। साइक्लोट्रॉन की हमने कई चीज़ें देखी है, वेलोसिटी हमने निकाली, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है, फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, एनर्जी हमने निकाली है, और इतने एनर्जेटिक पार्टिकल से किसी भी टारगेट को ब्रेक इजीली किया जा सकता है, क्योंकि बहुत मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये गेन करता है चार्ज पार्टिकल। आई होप
आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।